Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम, आज की मॉडरेटर भी हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने वेबिनार ज्वाइन किया है। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ऑल द स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वी हैव डॉक्टर लैक्टेशन कंसल्टेंट and pediatrician, and she's also a director of Autism Without Borders. Then we have Professor Dr. Aisha Mehnaz. She's from COPAL, and she's a chairperson of COPAL, which is a Child Abuse Prevention Society, a NGO working for the rights of children and against all forms of child abuse and neglect. Then we have from PIMA, हमारे पास 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉक्टर शाजिया सोमरो। She is an assistant professor, neurology department, NICH Karachi से belong करते हैं ये। Then we have Professor Dr. Shumaila Sharif. She is a consultant gynecologist and medical educationist, Islamic International Medical College, Rawalpindi. Then we have Professor Dr. Amitullah Zain, senior consultant gynecologist from Hamid Latif Hospital, Lahore. Thank you so much for all the panelists and speakers to be here. Let's start our webinar. I over to Dr. Azra Rafiq to kindly start her presentation. Thank you. Over to you, Dr. Azra. Okay. Assalamu alaikum. Before I start my program, I just want to say thanks to all the participants who joined, and especially our guest speaker, Professor Dr. Aisha Mehnaz. और किरण ने उनका पहले ही इंट्रोडक्शन करा दिया है। और इसके अलावा आई ऑल्सो वेलकम आवर respectable guests who will participate in panel discussion, and they are among the panelists, and they are from Pakistan Islamic Medical Association PIMA. और उसमें हमारी प्रोफेसर डॉक्टर अमतुल्ला जरीन हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम लाहौर, और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हैं एंड शी इज ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, and Dr. Shazia is pediatric neurologist from NICH. और इसमें जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये भी बताना ज़रूरी है कि ये सारा जो आइडिया जो दिया गया है, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्योंकि मनाया जा रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने में जाहिर है कि बहुत सारे जो है वो वैसे तो टॉपिक्स होते हैं और बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, लेकिन हमने जो है ये डॉक्टर अमतुल्ला जरीन ने जो है ये हमको बताया कि हम स्पेशल बच्चों के सिलसिले में एक प्रोग्राम कर लें। और जस्ट बाय चांस वी ऑलरेडी प्लान्ड इट, तो ये अच्छा हो गया कि हमने क्योंकि प्लान किया और ये फिर उससे जो है हमने उनसे बात की, तो हमने कहा कि अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। तो टुडे वी आर हियर टू टॉक ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दी अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट and Islamic perspective. This is my topic. Let's start. और ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया। कुछ हमारे यहाँ नेट का प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा सा देर में स्टार्ट कर पाए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म, पाक रिज़्क़
और कबूल होने वाला अमल दे। And I always start with this caption that healthy children, healthy nation. We all believe on healthy children, healthy nation. And what we believe, we need to practice. And what we need to practice, we need knowledge. तो ये नॉलेज के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और इल्म की कोई हद नहीं है। जितना हम सीखते हैं अल्लाह ताला हमको और सिखा देता है। तो हम सब इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम सब लोग मिल के एक दूसरे से सीखे हैं। और इसमें जो है अब हम स्टार्ट लेते हैं कि टॉपिक जो आपको बताया है उससे पहले, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा है ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर का। ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर जो है इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ ऑटिज्म सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट। और वैसे आई एम ऑल्सो अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है और इसमें हम स्पेशली इस पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं इसके बारे में बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं, कि इसका हमारा जो है ये क्या हमारा खास तौर पे जो है ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ASD एंड इंटरवेंशन टू अचीव बेस्ट पोटेंशियल। अच्छा, इसमें सिर्फ इंटरवेंशन लिखा है, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि राइट इंटरवेंशन, बिकॉज मेनी टाइम वी नोटिस देयर वाज इंटरवेंशन बट नॉट द राइट वन, है ना। तो क्योंकि हम ऑटिज्म पे काफी बड़े वेबिनार्स करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें फिर राइट इंटरवेंशन भी हम डिस्कस करते हैं। और इसमें जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है कि इसमें सबसे पहले जब तक अवेयरनेस नहीं होती उससे आगे हम नहीं चल पाते। The whole society is divided into healthcare providers and children caregiver. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में डॉक्टर्स से लेके, और डॉक्टर्स में भी ज़ाहिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर, RMOs और फिर नर्सेज भी हैं। बल्कि जो भी हेल्थ फैसिलिटी में काम कर रहा है, इवन द वन हु इज सिटिंग ऑन द रिसेप्शन, उसको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी पता होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि हमारा ऑटिज्म का, बल्कि ये ब्रेस्ट फीडिंग का भी है। क्योंकि हम हमेशा अपनी आया को और जो रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हैं उनको भी बिठाते हैं। और फिर चिल्ड्रन केयर गिवर में एनीवन हु इज गिविंग केयर टू चिल्ड्रन, यानी सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, जरा टॉप पे मदर होती हैं, लेकिन जो है वो फादर, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर डे केयर सेंटर्स जगह जगह खुले हुए हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। और इत्तेफाक से आज जो मैं क्लिनिक कर रही थी उसमें 3 पेशेंट ऐसे आए मेरे पास जिनको किसी ने ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग नहीं की थी, है ना। तो ऑटिज्म में हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चिल्ड्रन केयर गिवर, फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे जो है स्क्रीनिंग करें, और फिर हम रेफर करते हैं और फिर उनके डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के ऊपर काम करते हैं। दिस इज ब्रीफली आई डिस्क्राइब्ड अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म, तो हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, और जब भी आपको जरूरत होगी हम डिटेल में इसको कर सकते हैं। Now we are going to talk on the breastfeeding. Every year the world breastfeeding is celebrated in the first week of August, and it is supported by World Health Organization, UNICEF and many ministries of health and civil society partners, जिसमें पीमा भी है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी है, और हम सब हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हम सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, हम इसको बिल्कुल दिल से अपना काम समझ के करें। एंड हर एक को जो है कहते हैं कि बल्ले को अन्नी बलो आयत है, ईच वन टीच वन, हम जो कुछ भी सीखे हम उसको आगे ले जाएं। अच्छा, आज का हमारा प्रोग्राम मेनली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर नहीं है, क्योंकि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो है जो प्रोग्राम है वो हमारा अलग होता है, क्योंकि उसमें फिर हम सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको डिस्कस नहीं होंगी, इसमें सिर्फ जो टॉपिक है हमारा कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को जो चैलेंजेस हैं और उनको हम कैसे ओवरकम करें, और उससे पहले वो डॉक्टर आयशा महनाज करेंगी, और मैं आपके साथ जो है वो ह्यूमन मिल्क और न्यूरो डेवलपमेंट पे बात करूंगी। लेकिन थोड़ी सी कुछ बेसिक्स जरूरी हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बताना।
तो व्हाट वी लर्न एंड शेयर टुडे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी और बहुत सारी चीजें जो है मैं आपसे सीखूंगी और आप मुझसे सीखेंगे। किसी ने पूछा कि इसके CME आवर्स कितने हैं। ये हमारे अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं इसमें जो है आप एक चीज ध्यान में रखें कि फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव डन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ऑटिज्म, और उसमें भी हमने यही किया था कि ब्रिजिंग द गैप। ब्रिजिंग द गैप का क्या मतलब है कि इसमें हमारी मदर्स पेरेंट्स भी हैं, फिर इसके अलावा थेरेपिस्ट भी हैं, फिर डॉक्टर्स भी हैं, और डॉक्टर्स भी हमारे प्रोफेसर लेवल से लेके जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स तक, तो हर लेवल के होते हैं। तो वी ट्राई टू रिमेन सिंपल, बहुत आसान लैंग्वेज में हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मेरा टॉपिक जो है वो सारा मैं बिल्कुल शॉर्ट सा जो आपको बता रही हूँ, और इसमें से हर टॉपिक वैसे तो इतना बड़ा है कि उस पर बहुत बोला जा सकता है, तो मैं इसमें कम से कम उसमें जो है ताकि आप तक सही नॉलेज पहुंच सके। सबसे पहले इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वी विल टॉक, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, डूज एंड डोंट्स आते हैं, तो हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं, और उसके पीछे यकीनन हमारी बेहतरी है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो डेवलपमेंट पर। और चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ न्यूरो डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सिर्फ इसको जो है किससे रिलेट करेंगे, हम ब्रेस्ट फीडिंग से। फिर अर्ली इयर्स ऑफ द चाइल्डहुड कौन से होते हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बहुत से लोगों को नहीं पता। अभी हमने आयशा के साथ जो है प्रोफेसर डॉक्टर आयशा के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था जो कि बहुत अच्छा वहाँ डिस्कशन रहा सर सैयद मेडिकल कॉलेज में, और ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग। और उसके बाद आके मैंने जहाँ पे मैं थैलेसीमिया केयर सेंटर में काम करती हूँ वहां भी मैंने लोगों को पूछा तो उनको भी पता नहीं था कि व्हाट इज BFHI एंड ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। फिर बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शॉर्टली, देन वी विल कम टू ह्यूमन मिल्क एंड न्यूरो डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत बड़ी आयत है सूरह बकरा की, और सूरह बकरा में जो है वो 1000 डूज एंड डोंट्स हैं, और उसमें बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने बाकायदा या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के कहा है, और उसमें हम ही शामिल हैं, हम इंसानों में भी हैं, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू डायरेक्ट हमको एड्रेस किया गया है, हम ईमान वाले हैं। और ये एक आयत जो है वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रदा, कि mothers breastfeed their children to complete years for whoever wishes to complete the nursing period, यानी कि 2 साल तक मुकम्मल दूध पिलाना चाहिए आइडियली। उसके क्या फायदे हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर सिर्फ इसी जगह नहीं, और जगहों पे भी अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है इस्लामिक पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं कि सूरह लुक़मान आयत नंबर 14, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई, और उसकी माँ ने उसको पेट में रखा और कमजोरी उठाई, कमजोरी पे कमजोरी, और वो सारा यानी कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दूध छोड़ना 2 बरस में है। और ये अल्लाह अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वालिदैन का हक है। और उसके बाद जो है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में भी ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsanan हमलतहु उम्मुहु कुरहन, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कुरान में 3 जगह इस चीज पर को एम्फेसाइज किया गया है ना। तो हम सबको इसकी रोशनी में अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी दे रहे हैं एज अ मदर हमको, तो हमें सोचना है कि क्यों दे रहे हैं, क्या उसकी खास वजह है। अब क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हुई, और हेल्थ की डेफिनेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और हमने उसमें स्पिरिचुअल भी ऐड किया है क्योंकि स्पिरिचुअल वेलबींग के बगैर हेल्थ मुकम्मल नहीं होती है। और इसको जो है, और ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, है ना। और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उससे हम फिजिकली जो है वो वीक हो सकते हैं, है ना। कहते हैं कि अल्सर आपको खत्म नहीं करता, द थिंग विच कॉजिंग अल्सर मे किल यू। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, हम एडल्ट की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, दैट्स डिफरेंट। ये बिल्कुल शॉर्ट सा हम आपको बता रहे हैं कि मेंटली हेल्थी ड्यूरिंग चाइल्डहुड का क्या मतलब है। रीचिंग डेवलपमेंटल एंड इमोशनल माइलस्टोन्स,
डेवलपमेंटल माइलस्टोन तो आपने सुने होंगे, इमोशनल माइलस्टोन शायद नहीं सुने होंगे। ये भी जो हम तफसील से पढ़ाते हैं न्यूरो डेवलपमेंट, तो उसमें ये बताते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी जितने भी अगर जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी ये बात पता है कि डेवलपमेंटल इमोशनल माइलस्टोन, देन लर्निंग हेल्दी सोशल स्किल्स एंड हाउ टू कोप व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स। मतलब तब हम मेंटली हेल्दी हैं, कि सोशली भी हम एक्टिव हैं, बच्चा भी है। क्योंकि ऑटिज्म में भी क्या क्या होता है कि सोशली बच्चा इतना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर मेंटली हेल्दी चिल्ड्रन हैव अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैन फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल एंड इन देयर कम्युनिटीज। अच्छा, बाजू का कोई बीमारी नहीं होती तो हम किसी के पास भी नहीं जाते। रेगुलर बेबी विजिट का मकसद ही ये होता है कि हम बीमार हो या ना हो, हमें जाना है ताकि जो है पता चले कि क्या मसला है। तो मेंटल हेल्थ इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है तो भी जो है हमें जाना है, पूछना है, लोगों से डिस्कस करना है। फिर ये सोशल इमोशनल करिकुलम होता है, एसईसी कहलाता है। इसके माइलस्टोन्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको अभी हम नहीं करेंगे। अब हम वी आर वी शुड कम टू द न्यूरो डेवलपमेंट है। न्यूरो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे साथ कई तरह के लोग ज्वाइन करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं इसको। नर्वस सिस्टम इज लाइक अ सिस्टम और नेटवर्क ऑफ केबल्स दैट रेज मैसेजेस बैक एंड फोर्थ। जैसे कि तार होते हैं, उसमें जो है वो इन और आउट होता है, उसके करंट होता है, कोई एक जगह फोकस उसका होता है, from our brain to different parts of the body. And neurodevelopment is a term that refers to the brain's development of these system or network. और it influences on individual performance. इसका असर किस पर होता है? हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी फंक्शनिंग पे, इसी तरह बच्चे की परफॉर्मेंस पे। और इसमें सेंसरी और मोटर दोनों चीजें होती हैं, और ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं, है ना। और इसमें एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और फिर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सेंसरी और मोटर। क्योंकि जो है स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको बाद में सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट को देखते हैं कि इसमें हमने क्यों फोकस किया है। देखिए, बेबीज ब्रेन डेवलप इन द फर्स्ट 1000 डेज एट अ पेस नेवर रिपीटेड अगेन, है ना। ये लिख लें, जो 1000 डेज होते हैं, और इसीलिए ऑटिज्म में दिस इज कॉल्ड विंडो पीरियड। मगर ये मतलब नहीं है कि अगर वो विंडो पीरियड मिस हो गया तो हम सोचे कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इट इज नेवर टू लेट। जब भी हमको कोई चीज हमने नोटिस की अपने बच्चे में, हमें फौरन जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, पीडियाट्रिशियन के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए। और इसमें जो है इन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ the baby's brain develop faster than at any other time, and it is the child's nutrition, environment and experience. ये सारी चीजें किस माहौल में रह रहे चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। जिनकी माएं जोर से बोलती हैं उनके बच्चे जोर से बोलते हैं, है ना। जिनकी माएं बेसब्री होती है बच्चों में भी वो असर आता है। ठीक है, बाहर की भी चीजें होती हैं ना, लेकिन जो है माँ की गोद पहला मदरसा होती है ना। तो न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस दैट शेप हाउ हैप्पी, हेल्दी एंड स्मार्ट ही विल ग्रो अप टू। अब अर्ली ईयर जो है वैसे तो सीडीसी जो है वो 8 इयर्स तक कहता है, लेकिन हम इसको जो है फर्स्ट 3 इयर्स यानी 1000 डेज को जो बिल्कुल अर्ली ईयर है उसको हम जो है थोड़ा सा टारगेट करेंगे कि फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ द ब्रेन अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एंड चाइल्ड्स ब्रेन इज एट दिस टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन में। यानी हम जो बोलेंगे वो वही चीज वैसे का वैसा रिपीट करेगा, वही वैसे करेगा। तो हम सबको इस चीज में बहुत ही उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी और अपने बिहेवियर के बारे में भी बहुत चेक पे रखना होता है ना। और अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्ली लिटरेसी एंड स्कूल रेडीनेस, है ना। ये बिल्कुल मैं शॉर्ट से सारी चीजें बता रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में है। हमने फीमा के साथ प्रोग्राम किया था अर्ली इयर्स मैटर पे। तो अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रेन स्टार्ट्स ग्रोइंग बिफोर बर्थ इन यूट्रस, है ना। जब बच्चा अंदर होता है तब भी उसका ब्रेन जो है वो शुरू हो जाता है ना बनना। देन इट कंटिन्यू इनटू अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद जो है जैसे कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 8 इयर्स तक कहलाता है अकॉर्डिंग टू सीडीसी। फर्स्ट 8 इयर्स कैन बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग, है ना। ये सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की है।
लेकिन हमको किस चीज पे फोकस करना है अभी कि 1000 डेज जो 3 इयर्स है उसको बहुत ही फोकस करना है हमको। एंड व्हाई इज अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड इम्पोर्टेंट? देखिए, हमारे जो टीचर डॉक्टर गफ्फार बिल्लू, डॉक्टर आयशा महनाज और हम सबको ये चीजें बिल्कुल हमारे जो है बिल्कुल जबान पे होती हैं कि देखिए, एट द एज ऑफ 2 years द चाइल्ड ब्रेन इज हाफ ऑफ द एडल्ट ब्रेन, and at the age of 3 years the brain grows to 90% of the adult size। और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कॉग्निशन, सोशल, इमोशनल, फिर लैंग्वेज और फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड रिप्रेजेंट द पीरियड व्हेन यंग चिल्ड्रन रीच डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, इमोशनल रेगुलेशन एंड अटैचमेंट, एंड लैंग्वेज एंड स्पीच एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल्स। कई बच्चों में जो है मोटर स्किल्स नहीं होती फाइन या मोटर, या और ये बाद में जो है वो कॉग्निशन इतने समझ बूझ इनकी नहीं होती, बाद में स्पीच नहीं आई होती, तो तरह तरह के हमारे पास स्पेशल नीड चिल्ड्रन आते हैं। व्हाई आर द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट? जैसे हमने बताया कि आप कोई सी भी ऑटिज्म की जो है वेबसाइट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज विंडो पीरियड है, जिसमें चाइल्ड हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये सब हमने बताया। इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द लाइफ more than 1 million neural connections are formed each second, a pace never repeated again। जितनी तेजी से वो बनते हैं न्यूरल कनेक्शंस, वो बाद में नहीं होते। तो हमारे लिए वो पीरियड जो है बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। अब थोड़ा सा हम इसमें BFHI पे बात करेंगे, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी क्लास नहीं है, लेकिन जो है ये हमको पता होना चाहिए कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है क्या, हम बच्चों के दोस्त हैं कि नहीं। अगर हम बच्चों के दोस्त हैं तो हमें बच्चों की हेल्थ से मोहब्बत होनी चाहिए। और बच्चे का फर्स्ट राइट क्या है? ब्रेस्ट मिल्क। और इसमें 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग बताई जाती है। और ये जो इनिशिएटिव है BFHI, फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉन्च इन 1992 अंडर डॉक्टर गफ्फार बिल्लू एंड मैडम नूरजहां समद। और वो सब हमने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद काफी हमारा अपना हॉस्पिटल भी जो है उसका सर्टिफिकेट हमको जो है वो BFHI का मिला था। और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत थी और उससे काफी ब्रेस्ट फीडिंग होने लगी थी। विद टाइम जो है ये चीजें जो है वो थोड़ा सा लोगों के जहन से निकलती चली गई और फिर मिल्क कंपनीज जो है वो मैदान में आ गई और फिर वही फार्मूला फार्मूला फार्मूला। अब जो आर्टिफिशियल मिल्क जो है, जो फॉर्मूला मिल्क है, उसको अब हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने सिंध असेंबली में बाकायदा बिल पास कर लिया है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये फॉर्मूला मिल्क अब नहीं कोई ले सकता है। और उसको अब सिर्फ आर्टिफिशियल फॉर्मूला कहा जाता है, कि इसको मिल्क भी नहीं कहते हैं। तो ये इसके बारे में अगर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम इन पर्सन भी कर सकते हैं और वेबिनार भी कर सकते हैं BFHI पे, क्योंकि इस पे भी ट्रेनिंग सबकी होनी जरूरी है। और इसके की एस्पेक्ट्स क्या है कि ये रिवाइवल हो रहा है, जो पहले एक प्रोग्राम हुआ था उसके 10 स्टेप सबको जो है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे स्टाफ को पढ़ा दिए जाते हैं कि व्हाट आर द 10 स्टेप टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। और ट्रेनिंग की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही जो है वाकई पढ़ाने वाली होती हैं कि जब हमने भी पहली दफा ये किया था तो हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। फिर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपने सराउंडिंग में, मस्जिदों में, मुख्तलिफ जगहों पे जाके हैं। फिर इसके अलावा इसके जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना होता है, माओं की भी ट्रेनिंग करनी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प करनी होती है। और ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये सब लोग रट लें कि विद इन हाफ टू 1 hour। क्योंकि आज भी मेरे पास जो मदर है कहने कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए कैसे दूध जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिलती। मैंने कहा आपका ऑपरेशन हुआ था, बच्चे का तो ऑपरेशन नहीं हुआ था। बच्चे को उठा के जो है कोई ब्रेस्ट पे डाल देता, बच्चा अपना काम कर लेता है। तो फर्स्ट मिल्क देना बहुत जरूरी है, जिसको लोग समझते हैं कि ये खराब है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद जो है फिर क्या कि प्री लैक्टल फूड नहीं देना है, यानी कि जो फर्स्ट मिल्क है उससे पहले जो गुट्टी, शहद, ग्राइप वाटर नहीं देना है, ऑन डिमांड देना है। और वूमिंग इन करना है, मदर और चाइल्ड को एक जगह बार बार वो पिलाए। और मेडिकल स्टाफ मौजूद हो उनकी हेल्प करने के लिए। अगर स्पेशल चिल्ड्रन है तो उन पे मजीद मेहनत करनी पड़ती है। और मदर को थोड़ा सा बस फूड और ड्रिंक ज्यादा,
यानी वो जो दूध वो बच्चे के लिए खरीदते हैं, मैं कहते हैं तुम खुद पी लो भाई, इलेक्ट्रोजन में मेरी जो कुछ भी, जो दूध तुम बच्चों को दे रही हो वो तुम पी लो और बच्चों को अपना पिलाओ है। तो ये बिल्कुल जो है। अब बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग जो है, देखिए एक तो बेबी को जो हम बताएंगे, बेनिफिट्स टू मदर हम आज नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन सिंपल ये है कि पीपीएच भी उससे कम होता है, इवोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर फैमिली को कितना उनके एक्सपेंडिचर से बचते हैं और उनको कितना कन्वीनियंट है कि मदर और चाइल्ड एक जगह है। कंट्री को कितना है कि वो इम्पोर्टेड चीजें के फैशनेबल किस्म के फीडर और फैशनेबल किस्म के पेसिफायर वो सब खत्म हो और वो कंपनीज जो है खत्म हो जाए तो कितना फायदा हो कंट्री को। और फिर बेनिफिट्स टू यूनिवर्स की इतनी तरह तरह की जो बनती है फैक्ट्रीज, तो उसकी वजह से कितना जो है वो पोल्यूशन होता है। अब हम बेबी के ऊपर देखते हैं, क्योंकि हम जब स्पेशल ह्यूमन मिल्क न्यूरो डेवलपमेंट बात करेंगे तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसको लोग समझते हैं कि इसको तो फेंक ही देना चाहिए। फर्स्ट, नेचुरल वैक्सीन, इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट अ न्यूबॉर्न नीड्स, प्रोवाइड्स एनफ फ्लूइड, इम्यूनाइज द बेबी एंड कंटेन्स अ माइल्ड लेक्सेटिव, ताकि इजीली उसका जो है वो पेट साफ हो जाए। तो पेट साफ करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या चीज दे रहे होते हैं। फिर इसके एडवांटेज और क्या है कि इसके लो प्रोटीन है तो लेस स्ट्रेस ऑन द किडनी, इजी टू डाइजेस्ट, लेस एलर्जेनिक, हाई रेशियो ऑफ वीक एसिड तो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, और एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी है उसके अंदर। और इम्यून फैक्टर्स इन ब्रेस्ट मिल्क बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। तो इम्यूनिटी जो है वो बीमारी से बचाव होता है उससे, ये सिक्योरिटी आईजीए, मैक्रोफेज, लैक्टोपेरिन, मैं इसके सारे डिटेल में नहीं जा रही थी। बायोफिडस, ये कंपनी वाले कितना इसके से ब्लैकमेल करते हैं कि मोरी नागा बाई पीएफ पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, तो वो तो माँ के दूध में ऑलरेडी मौजूद है। फिर एंटीवायरल फैक्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। बाहर के मुल्कों में जो है, वैसे हम तो एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ तक कहते हैं, लेकिन बाद दफा जिन फैमिली हिस्ट्री अगर एलर्जी की होती है तो वो लोग बाद दफा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो इसमें अगेंस्ट एलर्जी भी सारी चीजें हैं। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन अर्ली चाइल्डहुड की बहुत जरूरत है, एंड ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स इन्फेंट्स विद द बेस्ट न्यूट्रिशन, ये सारी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं टू प्रमोट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। Best nutrition possible while simultaneously supporting emotional regulation, उसको जज्बाती तौर पे बच्चा सुकून में होता है, माँ और बच्चा कॉन्ग्रू केयर में। जहाँ पे जो है एनआईसीयू की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ कॉन्ग्रू केयर एक बहुत ही जो है बेनिफिशियल चीज है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अभी कल जो है डॉक्टर जकिया से बात हो रही थी, कह रही थी कि उस पर भी बात करनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। फिर अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, ये उसमें सारी चीजें भी आप देखिएगा, स्टडीज भी हैं। फिर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, बेटर एजुकेशनल अचीवमेंट लेटर इन द लाइफ, ये सारी स्टडीज मौजूद हैं। तो साइंस बिहाइंड ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, देखें। ये हमें जो है साइंटिफिकली प्रूवन हमारे पास चीज होनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स विटामिन्स, मिनरल्स, देन ग्रोथ फैक्टर्स एंड हॉर्मोन्स दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन द इन्फेंट फॉर्मूला। चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी महंगा हो, वो चीजें उसमें हो ही नहीं सकती हैं। इट सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट, हायर परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, और इंटेलिजेंस टेस्ट से ज्यादा जो इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर मदर टू चाइल्ड टच एंड नर्चरिंग इंटरेक्शन, फिर सेंसरी एंड इमोशनल बिल्डअप, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब चीजों में ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम थोड़ा सा रिसर्च स्टडीज पे बात कर लेते हैं। रिसर्च स्टडीज क्या कहती हैं कि इट कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमन मिल्क कंजप्शन एंड इम्प्रूव न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम इन इन्फेंट्स। और इसमें स्टडीज में ये देखा है कि देयर आर सम स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स जो कि टारगेट होते हैं, and they are thought to be related to the unique bioactive components and growth factors which is present in the human milk, जो कि इन्फेंट फॉर्मूला में जो होता है उसमें हो ही नहीं सकते, जो आर्टिफिशियल फॉर्मूला होता है। और ये ना सिर्फ ये कि प्रीटर्म बच्चों में, बल्कि लो बर्थ वेट, ये सारी चीजें भी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मेनाज जो है ये इसको डिस्कस करेंगी।
अब ये एक और स्टडी NIH की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की न्यूट्रिशन जर्नल है कि ह्यूमन मिल्क एंड न्यूरो डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट 1 kg से भी बिलो है। फिर रोल ऑफ ह्यूमन मिल्क माइक्रोबायोटा इन इन्फेंट न्यूरो डेवलपमेंट, पूरी मैकेनिज्म और क्लिनिकल इम्प्लीकेशन वो जो है डिस्कस करते हैं। जो चाहेगा उसकी स्टडीज भी मैं उनसे शेयर कर दूंगी। फिर बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, ये जो है इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं वो डॉक्टर आयशा मैनाज आपको बताएंगे, लेकिन इसके फायदे मैं आपको बता रही हूँ कि पोटेंशियल रिडक्शन इन ऑटिस्टिक ट्रेट्स। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर। तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका मैनेजमेंट होता है। तो जो ऑटिस्टिक ट्रेट्स जो है उसमें रिडक्शन होता है। देन न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स बाय इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF कहलाता है। ये भी आप पूरा जो इसका एक बहुत ही लंबी डिस्कशन है। देन गट माइक्रोबायोम हेल्थ, देखिए गट ब्रेन एक्सेस बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब हम लोग जो है, जो लोग ऑटिज्म के बच्चों को जो है वो डील कर रहे हैं, तो हम प्रोबायोटिक बहुत देते हैं। फिर न्यूट्रिएंट इनटेक, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड फैटी एसिड लाइक DHA। देखिए ऑटिज्म के बच्चों को आजकल जो है DHA, ओमेगा, ये सब हम बहुत दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी जो है ये ब्रेस्ट मिल्क में होता है ना, विच इज क्रूशियल फॉर द ब्रेन ग्रोथ एंड फंक्शन। फिर ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑटिज्म, है ना, इसके ऊपर भी पूरी स्टडी है। और इसमें क्या कहते हैं कि बिहेवियर आउटकम्स और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, फिर रिस्क रिडक्शन विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओमेगा फैटी एसिड एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी डिटेल्स हैं। चिल्ड्रन हु वर breastfed for at least 6 months were 30% less likely to develop autism than those who were not breastfed। जिसकी फैमिली में कोई एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो दूसरा बच्चा अगर होने वाला है तो इस चीज को जो है बहुत ही फोकस करे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करे, है? और ये जो है ये साइंस है, ये कोई थ्योरी नहीं है। इसमें स्टडीज, ये तो सिर्फ चंद मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और बिहेवियरल आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं इनके। फिर जामा में जो है एसोसिएशन ऑफ मैटरनल मिल्क फीडिंग विद न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स एट 7 years of age, ये नहीं कि सिर्फ उस वक्त तक, बल्कि दूर तक इन लोगों ने उसको देखा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका IQ कितना है, और ये किसमें, प्री टर्म इन्फेंट्स में। और अक्सर यहाँ प्री मैच्योर को तो डायरेक्टली जो है फॉर्मूला मिल्क लिख दिया जाता है। अब ये एक मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूंगी थोड़ा सा डिटेल में कि वन स्टडी शोड दैट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 12 months और मोर was associated with 3 point increase in IQ, 3 गुना जो है उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है ना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 3 months सिर्फ, है ना, एंड रिसीव नो अदर फूड्स, अगर उसने और कुछ नहीं पिया, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिया है सिर्फ 3 महीने, है ना, तो भी it increased white matter development in several brain region associated with social emotional functioning and language। आजकल कितना स्पीच का प्रॉब्लम है ऑटिज्म के बच्चों में। और इसमें ये what in breast milk helps to promote the brain development, this is DHA, cholesterol and LCPUFAs, long chain polyunsaturated fatty acid, micronutrients फिर आयरन, फोलेट, जिंक और कोलिन। आजकल हम लोग ऑटिज्म के बच्चों को ये सारे कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्स का देते हैं। That could benefit the less developed brain of preterm infants and promote optimal neuro development। ये सारी स्टडीज रेफरेंस के साथ मौजूद हैं। अब हम मेडस्केप का एक स्टडी आपको बता रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन विद ब्रेस्ट मिल्क कंपोनेंट्स ऑन न्यूरो डेवलपमेंट। इन्होंने एक स्टडी की जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप कौन सा था, जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स थे। दूसरा ग्रुप वो था जो आम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर रहा है, SF जिसको लिखा हुआ है, MFGM फेड इन्फेंट्स। तो जो MFGM फेड इन्फेंट्स है वो cognitive scores were higher in infants who were in the MFGM group versus scores of infants in the SF group। जो स्टैंडर्ड फार्मूला ले रहे हैं उसके मुकाबले MFGM में थोड़े से ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजों में फर्क नहीं है। अलबत्ता ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में जो है दे परफॉर्म बेटर इन वर्बल डोमेन देन बोथ फार्मूला फेड ग्रुप्स, क्योंकि MFGM वाले भी जो है वो फार्मूला फेड ही हैं और उनमें जो है परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर इन कॉग्निटिव डोमेन देन द SF ग्रुप।
और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ BF on the cognition may be due to the bioactive compounds such as MFGM, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में ये खुद ही मौजूद होता है। ये MFGM क्या है? What is MFGM? This is milk fat globule membrane, है ना? This is in every drop of breast milk and helps support your baby's cognitive development. And specifically, MFGM is a naturally occurring membrane that surrounds the fat droplets in breast milk. ये हर माँ के दूध में मौजूद है ऑलरेडी बच्चे के लिए। ये मैं खत्म करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम काफी हो गया है। ये मेरा आर्टिकल है और मैं इसको जो है ये 2019 में हमारे जंग के उसमें था और मैं इसको अपडेट करना चाह रही थी, लेकिन मैंने जब इसको पूरा देखा तो इसमें हर चीज है सिवाय न्यूरो डेवलपमेंट के, जो कि मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी। तो पैदाइश के पहले घंटे में माँ का दूध पिलाने से 1 मिलियन बच्चों की जान बचाई जा सकती है ना? और ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक हमारा जो है वो अभी खत्म हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल फूड फॉर बेबीज। द हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फैमिली एंड सोसाइटी शुड प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस टू बिल्ड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन एंड नेशन। हमने कहाँ से बात शुरू की थी? हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन। इफ एनिमल्स फीड देयर बेबीज, है ना? जानवरों को कभी कम नहीं पड़ता, कम पड़ता है तो हम ही को पड़ता है, इंसानों को, जबकि इंसानों को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अकल दी है। और वो बेवकूफी जो इंसान करता है वो कोई जानवर नहीं करता। सो लेट्स वर्क टुगेदर, है ना? पीमा है, हम है, कोपल है, यूनिसेफ है, WHO है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हम सब लोग मिलके करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह। कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हम बाद में डील कर लेंगे। Thank you so much, Dr. Ezra, for your time and efforts, and especially sharing your knowledge and connecting it with research as well. Now, I would like to call Professor Dr. Aisha Mahnaz. Ma'am, can you please unmute your mic and start your presentation? Yeah, can you hear me now? आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, please, can you show my first slide? And thank you very much, Savika, Dr. Azra, and especially Autism Without Border, and all the collaborative organization, PIMA, और मेरे ख्याल में बहुत सारे और का भी मैं लोगो देख रही थी। I always think कि हम अगर अपने वसाइल को, अपने रिसोर्सेज को पूल कर लें तो हम बहुत एक इनकलाब ला सकते हैं। तो I always look forward to a collaborative symposium or seminar। इसमें एक दूसरे के साथ सीखने को बहुत मिलता है। लाइक अभी डॉक्टर अजरा की टॉक से बहुत सारी चीजें जो ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से थी वो मुझे जानने को मिली। एंड यू ऑलवेज लर्न समथिंग। एजुकेशन, ये तालीम जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कहते हैं ना, लहद से कब्र तक, गहवारे से कब्र तक आपने सीखना ही सीखना है। तो मेक इट अ स्लाइड जी, मेरे फाइन, सॉरी। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम चलते हैं आज के। मुझे जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए सजेस्ट किया गया था कि जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, ये चिल्ड्रन हुआ, वैसे तो मेरे ख्याल में और बल्कि मुझे बिलीफ है कि हर बच्चा स्पेशल है, बट देयर आर चिल्ड्रन हु नीड्स एन एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा नीड्स। एंड व्हेन कम टू दीज चिल्ड्रंस, ब्रेस्ट फीडिंग एट टाइम इज पोजेस अ चैलेंज, और उसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है, तो हम उस हवाले से बात करते हैं। मे ना नेक्स्ट सबिका, आप जरा दूसरा ले आइए सर स्लाइड। ओके, कैन आई ऑपरेट एट माय एंड? ये स्लाइड में कर सकती हूँ? ऑलराइट, डजंट मैटर। मैं इस डिस्क्लोजर के बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट जो आउटलाइन है, मैं क्या डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि जितने कम टाइम में हम ओनली टच ऑन कर सकते हैं उस पॉइंट्स पे और एम्फेसिस दे सकते हैं। बाकी चीजें ऐसी हैं कि देयर इज plenty of literature available on the net as well as with all these organizations। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो कोपल को या ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर को या PPA को रिक्वेस्ट करेगा तो ये मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ 3 हवाले से आज के डिस्कशन पे करूंगी। एक तो ये है कि वो कौन बच्चे हैं जिन्हें हम जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। सो हु आर दीज चिल्ड्रन, हम पहले जरा उसकी डिफाइनेशन करेंगे। और क्या चैलेंजेस हैं एज रिलेट टू ब्रेस्ट फीडिंग, ये दूध पिलाने के हवाले से इन बच्चों की नीड्स क्या है और
माओ को किन चैलेंजेस का सामना पड़ता है और उसको हम किस तरह से करें। तो क्या कोई पॉसिबल सोल्यूशन है कि इन चैलेंजेस को करें? तो हम पहले में आते हैं कि वो बच्चे कौन है जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है। नेक्स्ट। वैसे तो हर बच्चा जो है वो स्पेशल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दफा कहा था कि एवरी चाइल्ड दैट इज बॉर्न इज अ प्रूफ दैट गॉड हैज नॉट येट गिवन अप ऑन ह्यूमन बीइंग। और ये बात सही है, हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो इस बात का सबूत है कि खुदा इंसानों से मायूस नहीं है, और हम इंसान हैं जो हर थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलात पे मायूस हो जाते हैं। इसके साथ हम चलते हैं कि हैं कौन वो बच्चे जिनको जिनको हम कहते हैं कि दे आर द वन who have an special need when it come to breastfeeding। हमारा आज का पूरा टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ही है, तो हम उसी पे रहेंगे। इसके अलावा हम और किसी उसके मैनेजमेंट पे नहीं जाएंगे। तो वो कौन है बच्चे? नेक्स्ट। ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बारे में डिटेल में डॉक्टर अजरा बता चुकी हैं, तो मैं बेनिफिट्स में और उसके फवाइद में और उसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज पे, इस पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स हैं, जैसे प्री टर्म बेबीज है, लो बर्थ वेट है, बेबी जिनको क्लेफ्ट लिप पैलेट है, इन सब में ब्रेस्ट फीडिंग इज एन आइडियल फूड, बेटर देन दी अदर जो आपको सप्लीमेंटेशन वगैरह के बारे में सुनना आता है। इट इज पर्टिकुलरली क्रूशियल फॉर दीज इन्फेंट ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेज। इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेज इसलिए और भी जरूरी है कि ये वो बच्चे हैं जिनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो ब्रेस्ट मिल्क है हम उसे कहते हैं कि वो पहला वैक्सीन है, और उस वैक्सीन के अलावा इसमें इतनी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो बच्चे को कुदरती तौर पर बचाती हैं। हाउएवर कुछ चैलेंजेस हैं जो माएँ फेस करती हैं, और इन माओं को पॉजिटिव सपोर्ट की भी जरूरत है, इंटरवेंशन की जरूरत है। इसीलिए हम ये हर साल एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। वैसे तो सारे साल काउंसलिंग की जरूरत होती है, बट मोर सो एक कंसंट्रेटेड एफर्ट होती है। इनमें हर वो शख्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल से जिसका ताल्लुक है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। आज सुबह ही हमने ज़ियाउद्दीन स्कूल ऑफ नर्सिस के स्टूडेंट के साथ इस तरह का काउंसलिंग किया, बिकॉज नर्सिस स्पेंड मोर टाइम देन डॉक्टर्स विद दीज मदर्स। तो चले हम देखते हैं कि वो कौन बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट। इनमें जैसे मैंने कहा कि एक तो प्रीमेच्योर बच्चे हैं या लो बर्थ वेट बच्चे हैं। ज्यादातर आप लोग डॉक्टर हैं, प्रीमेच्योर और दोज बेबीज हु आर बोर्न बिफोर द टर्म, यूजुअली 36 वीक्स से कम के होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज वो हैं जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, और इन दोनों में बच्चों में ज्यादा मुश्किल होता है ब्रेस्ट फीडिंग कर। फिर न्यूरो डिसेबिलिटी में जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर अजरा ने बहुत डिटेल में बता दिया। ये वो बच्चे भी हैं जिनको एक माओ को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। देन देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु हैव गॉट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी हो रही है, फेशियल पॉल्सी है, या कोई ना कोई जिस्म का जो इजू है वो काम नहीं कर रहा है। उमूमन अगर ये डिसेबिलिटी माउथ के अराउंड हो, जिसको हम कहते हैं ओरोमोटर प्रॉब्लम, तो वहां पे प्रॉब्लम चैलेंज ज्यादा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के। लाइक क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, मैक्रोग्लोसिया जरूरत से बड़ी जबान है, जैसे हम बहुत सारे सिंड्रोम्स के अंदर होता है। फेशियल पैल्सीज हैं, एक साथ का एक साइड का जो फेस है वो सही से मूव नहीं कर रहा होता है। तो ये वो बच्चे जिनमें ओरोमोटर प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर चैलेंजेस ज्यादा होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। सेम इज द केस विद क्रॉनिक इलनेसेस, जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज, आपको पता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बच्चों के साथ हार्ट डिजीज के अलावा रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो ये वो बच्चे हैं अगेन जिनको ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ उनकी माओ को बेइंतहा सपोर्ट की जरूरत है, और उनको टेक्निकल एडवाइस देने की जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं प्रीमेच्योर बेबीज से। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इनके इंटायर न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, डिमिनिश्ड होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। खासतौर पे सकिंग एंड रूटिंग, ये दो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस हैं जो माउथ पे होते हैं, यानी ये सक करने की कैपेसिटी इनकी इतनी डेवलप नहीं होती है, और रूटिंग भी रिफ्लेक्स, यानी ये जब दूध इनके मुंह की तरफ लगाया जाए तो उस तरफ रुख नहीं करते, और ये टेम्परेरी है। तो शुरू के फ्यू वीक्स में इनको मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत होती है। इनमें लो बर्थ वेट बेबीज भी आ जाते हैं, और हम सिक न्यूबॉर्न जो फर्स्ट वीक में जो सिक होते हैं उनको भी कर सकते हैं।
हो सकता है कि शुरू के दिन में बिकॉज के सकिंग इनकी पुअर है, इनको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। अच्छा, माइंड यू, इनको सकिंग वीक है मगर इनकी स्वॉलिंग या डेग्लूटेशन वीक नहीं होती है। तो जब मिल्क इनके मुंह में डाल दिया जाता है, चाहे वो आप स्पून से डालें या ड्रॉपर से डालें, और अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि कुछ मुंह से नहीं देना है तो आप नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से भी फीड कर सकते हैं। तो वंस द मिल्क इज इन द माउथ, ये बच्चे आराम से निगल लेते हैं, इनको स्वॉलिंग का इश्यू नहीं होता है। तो मैक्सिमम सपोर्ट फर्स्ट 2-3 वीक्स की जरूरत होती है। उसके बाद, और जब एक दफा बच्चे के न्यूट्रिटिव नीड्स पूरे हो जाएं तो नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग के लिए जरूर लगाना चाहिए। ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने इनबिल्ट बनाया है। जहां बच्चा सक करना शुरू होता है, द एंटायर मैकेनिज्म कम्स इनटू एक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क बनना शुरू होता है और मिल्क आता है। और एक दफा जब लेट डाउन रिफ्लेक्स हो जाए तो वो दूध माओ को कहा जाता है कि वो जमा करके रख लें। जो 6 महीने भी अगर आपने फ्रीजर में डाल दिया तो खराब नहीं है। और जब भी देना है यही दूध दें, जिसको हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दें। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जरा पिछला लेके जाइए, लास्ट पीस, कि जो कोलोस्ट्रम है, जो डॉक्टर अजहर ने बताया कि पहले 2 या 3 दिन का, ये देखने में तो लगता है कि ये दूध नहीं है, मगर ये इतना, एक समझ लीजिए कि ये एक दवा है जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, जिसके अंदर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी भी है और बेइंतहा मुफीद है। तो अगर 1 चम्मच भी चला जाए तो समझिए बहुत है दिन में। बेबी सकलिंग आफ्टर डिलीवरी हेल्प ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो जितना बेबी सक करेगी उतना ही प्रोडक्शन होगा। और ये एक्सप्रेस मिल्क जो है, माओ को भी ये तरबियत देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हर 2-2 घंटे के बाद वो अपना दूध एक्सप्रेस करके निकाल लें, चाहे वो ब्रेस्ट पंप से करें या मैनुअल पंप करें, और उसको वो जमा करते हुए जाएं। जब बेबी अपने प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट, उसका वजन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और फिर आप यही दूध जो है उसको चम्मच से भी दे सकते हैं, कप एंड स्पून से भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो दिस वाज अबाउट प्रीमेच्योर बेबीज, लो बर्थ बेबीज, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क शुरू के फेजेस में। और जैसे ही बच्चा सक करना शुरू हुआ, आपने उसको माँ को बच्चे को माँ के साथ लगा दिया। अब एक दूसरा ग्रुप होता है बच्चों का, जिसे हम कहते हैं ओरोमोटो प्रॉब्लम। जैसे क्लेफ्ट लिप है, ये एक तस्वीर है, इससे आपको नजर आ रहा होगा। कुछ लोगों का खाली लिप में क्लेफ्ट होता है, कुछ लोगों का बच्चों में पैलेट होता है, कुछ में क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोथ होता है, कुछ में यूनिलैटरल होता है। तो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। हमारे पास कोई स्टेटिस्टिक तो नहीं है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स में 1 in 700 बच्चों को ये होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपोप्लेजिया ऑफ द मेसेंकाइमल लेयर रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ द फ्यूजन। So as I have said कि क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल भी होता है, अगर सिंपल यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप है तो बिलीव मी, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इशू नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो सक्शन का आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत आप लोग सबको फिजिक्स याद हो कि अगर सर्कल जो है सकिंग का वो कंप्लीट है तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और बेबी सक करने लगता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि बेबी का जो मुंह है वो एरियोला में फिक्स हो जाए। चाहे तो आप एक उंगली से वो जो गैप रह जाता है इनिशियली बंद कर सकते हैं। एक दफा वो नेगेटिव प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा तो सकिंग हैज नो इशू। नहीं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इनको स्वेलिंग या डेग्लूटेशन में कोई इशू नहीं। So breast tissue around the areola mold the cleft to form a seal. एक दफा क्लेफ्ट सील हो गई, सो मदर बाज़-औक़ात अपना थंब भी प्लेस कर सकती है इनिशियल स्टेज में। बाद में वो खुद ब खुद एरेोला सील कर देता है, नेगेटिव सक्शन डेवलप होता है और क्लेफ्ट। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है क्लेफ्ट पैलेट में। These may have some problem initially. मैं इधर आपको टेक्निक नेक्स्ट तरह चलेंगे टेक्निक के ऊपर सभी कहा। फॉर अ यूनिलैटरल क्लेफ्ट कोशिश करें कि क्लेफ्ट के बजाय जो निपल मदर का है, और मदर का निपल बहुत अच्छी तरह डेवलप है, और इसकी एक्सरसाइजेस हम ड्यूरिंग वर्कशॉप बताते हैं कि किस तरह बेबी के निपल को ड्यूरिंग एंटीनेटल काउंसलिंग आप मदर की निपल की तरफ तवज्जो दे सकती हैं। तो इसको अवे फ्रॉम द क्लेफ्ट रखें और बेबी को क्रेडल पोजीशन, ये मुख्तलिफ पोजीशंस जो वर्कशॉप्स होते हैं उनमें बताए जाते हैं कि किस तरह क्रेडल पोजीशन क्या है, फुटबॉल पोजीशन क्या है, upright position क्या है, and I'm sure you all know what upright position है। For a bilateral cleft, position the infant upright। तो अगर bilateral है तो upright position में, यानी बच्चे के सर को सीधा रख के आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो ग्रेविटी से जो मिल्क है वो बैक साइड पे नहीं जाएगा। सो upright position and face on the breast। Encourage the mother to try different position। प्लीज पीछे जाइए, मैं आपसे कहूंगी तो फिर आप आगे जाइएगा।
encourages the mother to try different position. बाज़ औक़ात माँ खुद अपना position जो है वो set कर लेती है depending upon the ease of giving a baby. बाज़ औक़ात इस process में swallowing too much is a possibility, तो उसके लिए frequent burping की ज़रूरत होती है, क्योंकि cleft lip की वजह से gap होता है, बच्चे जो हैं वो air swallow करते हैं, तो उनको frequent burping की ज़रूरत होती है। और ये बच्चे एयर swallow बॉटल में ज्यादा करते हैं, तो माइंड यू अगर बॉटल फीडिंग बच्चों में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या स्टमक प्रॉब्लम होती है, उसका एक बड़ी वजह ये होती है कि वो एयर swallow करते हैं। मगर इन बच्चों को जरा फ्रीक्वेंट वर्किंग की जरूरत होती है और थोड़ा वक्त, तवज्जो और मेहनत की जरूरत है। अगेन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, अगर आप किसी वजह से ये कोई भी कामयाब नहीं हो रहा, ये टाइम ले रहा है, तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है। इन बच्चों में एस्पायरेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये तो हुआ ओरोमोटर प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट दी न्यूरोलॉजिकल? नेक्स्ट आगे चलिए। हाँ, अब हम न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। प्लीज जरा बैठिए, मैं आपको खुद कहूंगी कि आगे किस तरह से। ये न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंट के बारे में डॉक्टर अजरा ने बता दिया, मैं उसको टच नहीं करूंगी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बट जो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें न्यूरोलॉजिकल अफेक्टेड बेबीज को, तो उनमें या तो इनका टोन मसल बहुत बड़ा होगा या डिक्रीज मसल टोन के साथ। लेकिन नेक्स्ट एक एग्जांपल है बेबी विद डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम के बेबी, इट इज अ ट्राइसोमी 21। इन बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है और ये थोड़े हाइपोटोनिक होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। लेकिन अगर इमोशनल से किया जाए तो इन बच्चों के भी बहुत आप आराम से कर सकते हैं। इन बच्चों के ओरोफेशियल डेवलपमेंट में ब्रेस्ट सकिंग या ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि थोड़ी सी इनकी टंग बड़ी होती है, तो ये टंग जो है वो बहुत अच्छी तरह सील करके they can be successfully breastfed if the mother is encouraged right from the very beginning। और अगर एंटीनेटल डायग्नोसिस हो गया तो आप उसी वक्त से प्रिपेयर करना चाहिए। हाइपोटोनिया जनरलाइज हो सकता है, उसकी वजह से वीक सकिंग हो सकता है, जैसे मैंने प्रीमेच्योर में किया हुआ है। इनको पुअर हेड कंट्रोल भी हो सकता है, बट दिस कैन बी मैनेज विद एन इफेक्टिव काउंसलिंग। इनको भी अगर अपराइट पोजीशन में या डांसर होल्ड या फुटबॉल होल्ड में अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप को फीड कर सकते। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं वो बच्चे जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एटसेट्रा। बहुत देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज जहां बच्चों के होंठ और हाथ नीले पड़ जाते हैं पैदाइश के वक्त, और अगर डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। दे इजीली, इनकी प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द लेबर्ड रेस्पिरेशन ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी फीड देना। अगर आप आम बच्चों को 1 घंटे के इंटरवल से दे रहे हैं तो इनको हो सकता है कि 15 मिनट बाद आधे घंटे पर। These children also required frequent upright position to cover their caloric need. And breast milk has an additional anti-infective property to prevent respiratory. तो respiratory problem इन बच्चों में ज्यादा होता है, तो वो एक additional advantage। Breast milk also promote cognitive development, इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, I don't have to see them। IQ इन बच्चों का जो ब्रेस्ट फिल्म एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, ये रिसेंट जितनी भी स्टडीज हुई है प्रूव कर दिया है, दे आर मच बेटर देन दोज चिल्ड्रन हु हैव बीन फॉर्मूला फेड। ऑक्सीजन सैचुरेशन हैव बीन शोन टू बी सिग्निफिकेंटली हायर, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो होती है, तो वो बच्चे जो ब्रेस्ट फेड होते हैं उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है बहुत हाई होती है। तो वन मस्ट इनकरेज मदर्स टू यूज ह्यूमन मिल्क, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको न सिर्फ ह्यूमन मिल्क मिले जिसमें आपका प्रोटीन फॉरेन नहीं होता, बल्कि वो सारी की सारी एडवांटेजेस। ऑटिज्म के बारे में डॉक्टर अजरा बता चुकी हैं। नेक्स्ट, एक और फायदा भी होगा अगर ऑटिज्म के बच्चों को फर्स्ट करें तो अर्ली डायग्नोसिस में हाइड हो, क्योंकि कुछ सोशल इंटरेक्शन बॉन्डिंग के दौरान माँ को एहसास हो जाता है कि बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बॉन्ड नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो अब तो ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैन बी डायग्नोस्ड एज अर्ली एज 6 मंथ और 4 मंथ पे। डिपेंड करता है कि जो ट्रीटिंग मदर कितनी ऑब्जर्वेंट है और घर वाले कितनी ऑब्जर्वेंट। मैं अब एक एक वर्ड सिर्फ इन इन्फेंट रिलेटेड प्रॉब्लम पे करूंगी, बिकॉज आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन 15 मिनट्स, सो आई जस्ट हैव 2 or 3 मिनट। थ्रश के बारे में कर ले, ये एक नेक्स्ट, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो मदर्स में भी आता है और बेबीज में भी, और हम पीडियाट्रिशियन को तकरीबन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देखना पड़ता है वो बच्चे जो बॉटल फेड हैं स्पेशली। नेक्स्ट, क्या करना है थ्रस्ट के बेबीज को?
एक वाइट पैच होता है जो माउथ में होता है, विच कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ। आप निकालने की कोशिश करें तो निकलता नहीं है, बल्कि बड़ा रॉ एरिया रह जाता है। तो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द मिल्क जो जम जाता है अक्सर। और माएँ अक्सर पेन बताती हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेन होता है, और ज्यादा जैसे मैंने कहा बॉटल फेड बेबीज में बहुत होता है। इनमें आप माओ को जेंशन वायलेट या नेस्टोटिन क्रीम और या को ट्राइमोक्सिजोल क्रीम लगा सकती हैं निपल पे आफ्टर एवरी फीड फॉर 14 डेज, क्योंकि माँ और बेबी दोनों को ट्रीट करना पड़ता है। और बेबी को जेंशन वायलेट 1% टंग पे जहां जहां ये व्हाइट पैच है लगा के नाइस्टेटिन ड्रॉप्स पे डाल। अगर कोई ब्रेस्ट क्रीम इससे पहले लगा रही है तो वो हटा दें, क्योंकि हो सकता है कहीं उसमें स्टीरॉइड। बेहतर ये है कि कोई ब्रेस्ट क्रीम नहीं लगाएं, इंजेक्शन वायलेट लगाएं, और माँ का अपना जो मिल्क है वो फ्यू ड्रॉप्स वहां पे लगा दें, तो वो सोर निपल और ड्राई निपल के लिए भी बेहतरीन मरहम। एंड कोशिश करें कि ब्रेस्ट को वॉश करें खाली पानी से, बार बार कर लें, ताकि अगर वो थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो निकल जाए। दूसरी बेबीज जो होती हैं थ्रश के अलावा, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा रश अप कर रही हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम डिस्कशन के लिए निकाल लें। नेक्स्ट बताएंगी सभी का, आगे चलेंगे। अच्छा, एक बेबीज होते हैं रोते बहुत है, इनकंसोलेबल क्राई है, किसी तरह चुप नहीं होते हैं। उमूमन या तो वो हंग्री होते हैं, या माँ जो है 10 मिनट के बजाय 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही ब्रेस्ट से हटा देती है, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है बेबीज की कि वो माँ का ब्रेस्ट मुंह में लेके निपल लेके डोज ऑफ कर देते हैं। दे आर कॉल्ड लेजी बेबी, उन्हें मजा आ रहा होता है। तो इन बेबीज को जरा स्टिमुलेशन दे दे के जगाना पड़ता है, जेंटल स्टिमुलेशन ऑन द फेस, फेस को स्ट्रोक करते रहे, चीक को स्ट्रोक करते रहे, बेबी को सोल को स्ट्रोक करते रहे, हाथ को स्ट्रोक करते रहे, तो बॉन्डिंग बढ़ेगी एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सरसाइजेस फॉर मदर एज वेल। ये भी हो सकता है कि माँ खुद नहीं फीड कर रही है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंडीशन इन विच मदर हैज प्रॉब्लम इन फीडिंग द बेबी, उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या बेबी अगर इल है या कंफर्टेबल है, इस पूरे कंडीशन में माँ को भी सपोर्ट की जरूरत होती है और बेबी को ज्यादा फ्रिक्वेंटली जरूरत होती है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी लेजी बेबी। उमूमन इंसान का बच्चा सबसे लेजी होता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरे अगर आप एनिमल किंगडम में इंसान को भी शामिल कर दें तो इंसान सबसे ज्यादा लेजी है। इनमें टॉप में तो खैर प्रीमेच्योर बेबी है, इनकी वजह होती है अगर बच्चे को ओवर ड्रेस्ड कर दें तो वो भी फीडिंग छोड़ देता है, हीट अप हो जाता है, या बिल्कुल अनड्रेस करें तो वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं होती है। या बाजों का सेडेटिव्स दे दिया जाता है, ये अक्सर जो माएँ हैं वो ओवर द काउंटर जाके ऐसी मेडिसिन ले आती हैं जैसे ड्राई वाटर एटसेट्रा, ताकि बच्चे को सुला दें, और बच्चा फिर लेने से इनकार कर देता है। तो इनिशिएट एन एक्टिविटी दैट विल वेक अप बेबी ड्यूरिंग बिफोर फीडिंग, बेबीज की पोजीशन चेंज कर दें, उसका डायपर चेंज कर दें, हल्का हल्का उसके बेबीज के फेस को वॉश कर दें, जेंटल स्टिमुलेशन जिस तरह हमने बताया कि बच्चे के पाँव से खेलें, उसके सोल को स्टिमुलेट करें, उसके हाथ को स्टिमुलेट करें, उसके फेस को जेंटली स्ट्रोक करें, तो इससे बेबी जे में एक्टिवेट हो जाएगा और ये लेजीनेस खत्म हो जाएगी, और इन बच्चों को बार बार जगा के पिलाना पड़ता है। नेक्स्ट, एंड द लास्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम पूरे लिस्ट पे तो नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चंस हम ले लेंगे। जॉन्डिस में ये अक्सर सवाल होता है कि बेबी को जॉन्डिस है तो दिया जाए, और अगर ये अर्ली फर्स्ट फ्यू डेज में जॉन्डिस परफेक्टली नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, किसी सूरत में कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ को इनकरेज करें कि ये आपकी ब्रेस्ट मिल्क की वजह से नहीं है, दिस इज परफेक्टली नॉर्मल एंड इट विल गो अवे विद टाइम। इवन ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस जॉन्डिस जो बाद में होता है फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बिगनिंग में, वहां पे भी माँ के दूध को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। So I will stop at this stage, Dr. Sabika and Dr. Azra, और कोई questions है तो I'll be too glad to. Maybe you may have the next one. Next बताएंगे slide. Next. Okay. चलिए, thank you very much for your patient listening. So any question, I'll be too glad to answer that. Thank you so much, Dr. Aisha. Thank you very much for your time and efforts. And must say that we all learned a lot from you. Thank you so much for your time. And now I would like to call all the panelists. First, Dr. Amatullah Zain, agar aap apna mic unmute karke, can you please start the discussion so we can move forward? Yes, among the panelists we have Professor Amatullah Zareen and Professor Dr. Shumaila and Dr. Shazia, neurologist. और मैंने ये देखा कि शायद डॉक्टर मोहसिना भी हमारे साथ हैं, तो वो भी शामिल हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला जरीन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि
वो अपनी स्टार्ट करें। प्रोफेसर मुमताज लखानी भी हैं, उनको भी शामिल कर लें एज अ हाँ, पैनलिस्ट। मुमताज लखानी भी, जो कि जी। हमेशा हमारे साथ, बिल्कुल वो भी हो नहीं सकती नहीं, हैं। बहुत हमारी सपोर्टिव हैं ये, हर तरह की एक्टिविटी में हमारी। बहुत ज्यादा हम। जी। तो बहुत जी, तो शुक्रिया हम कब डॉक्टर तक अजरा, क्या अस्सलाम तकलीफ वालेकुम। पहले आप शुरू बस कर आप दें लोगों ने प्लीज। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। मैं तो मदर्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो उस सिलसिले में हाजिर हूँ। बहुत पुराने ज़माने में एब लैक्टेशन हो जाती थी, वो अल्लाह का शुक्र है अब नहीं है। पीपीएच तो बहुत है, लेकिन फॉरेन ब्लड रिप्लेस हो जाता है, तो वो वाली बात तो नहीं है कि लैक्टेशन फेलियर है। बहुत रेयर है ऐसे केसेस जिसमें कि लैक्टेशन हो ना सके। और बाकी ये लैक्टेशन मैनेजमेंट टीम, जैसे आपने कराची में प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू साहब का बताया, लाहौर में प्रोफेसर फहमीदा जलील थी, रादर 91 में ही गालिबन, अगर मुझे सही याद आ रहा है, या 92 में। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट खुला था, तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लाहौर में फातिमा जना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं उस वक्त वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो ये वहाँ ये सिलसिला होता था, और बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर महनाज ने भी और डॉक्टर अजरा ने, दोनों ने बात की। हम भी इसको ये कहते थे, हमने इसको डिलीवरी नोट्स का हिस्सा बना दिया था। बल्कि मैं तो इनकरेज करूंगी डॉक्टर्स जो डिलीवरी नोट्स लिखती हैं, WMOs भी, या जो भी कोई स्पेशलिस्ट हैं, हम जहाँ बेबी नोट्स लिखते थे वहाँ लिखते थे कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड। और जब राउंड करते थे तो मरीज को जाके जब पूछते थे कि आप ठीक हैं, बेबी ठीक है, और हम पूछते थे पहली वैक्सीनेशन टाइम पे लग गई थी, जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं। ये मैं तकरीबन 32 33 साल पहले भी यही अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि बेबी को पहली हिफाजती टीका लग गया, ये हिफाजती टीका है जो मुंह के रास्ते लगता है, यानी कोलोस्ट्रम वाली बात पे। और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी में तो ऑन द डिलीवरी टेबल रादर बिफोर कॉर्ड कटिंग वी शुड प्लेस द बेबी ऑन द मदर्स ब्रेस्ट। और प्राइवेट प्रैक्टिस में, सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा रश इतना ज़्यादा होता है और डिलीवरी बहुत रैपिडली हो रही होती है, टेबल ये भी होता है कि डिलीवरी टेबल ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ शायद इस तरह इतना पॉसिबल ना हो। लेकिन प्रैक्टिस में, प्राइवेट में तो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ ही इवन बिफोर कॉर्ड कटिंग द मदर इज इन्फॉर्म्ड और बेबी को मदर के ब्रेस्ट पे डाल दिया जाता है। सी सेक्शन में भी जो एपिड्यूरल में या रीजनल ब्लॉक में सेक्शन हो रहे होते हैं, पोजीशन थोड़ी सी वो ऑन द टेबल जब मुश्किल तक सब होती ठीक है, नहीं करते तो दोनों टाइम। immediately after she is shifted to the recovery room, she can feed her baby. और GA वाले, as soon as she becomes conscious, she is awake of anesthesia, she can feed the baby. और बाकी ये क्लेफ्ट पैलेट वालों का हम भी यही कहा करते थे कि मदर जैसे सिटिंग पोजीशन में पिलाएगी तो वो ऊपर से ब्लॉक हो जाएगा। और कोई सवाल है इसके मुतालिक तो मैं आई एम देयर टू आंसर। प्री मेच्योर में भी और ये सारी बातें अच्छे से कवर हो गई हैं। मदर के लिए कुछ जैसे इलेक्ट्रोलॉग्स होते हैं, कोई चीज़ें जो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करती हैं, फ्लूइड इनटेक, कैल्शियम लेना, दूध पीना, दूध के प्रोडक्ट्स लेना। और माओं के लिए ये मैसेज है, यानी गायनोकोलॉजिस्ट के लिए, कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, जब तक वो एक्सक्लूसिव फीड कर रही है, मदर को आयरन सप्लीमेंट भी दिया जाए और कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया जाए, क्योंकि मदर्स मिल्क में आयरन थोड़ा सा ज़रा कम होता है। तो मदर्स को आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी ऐसी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ओवर टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम हैप्पी टू आंसर। मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये टाइम कम है, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, तो हम हर एक को 5-5 मिनट्स, अगर सब लोग, मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हैं और डॉक्टर शाजिया हैं, फिर डॉक्टर मोहसिना हैं और मुमताज खानी। मेरा ख्याल है कि हम सबसे थोड़े थोड़े व्यूज ले लेते हैं, और क्वेश्चन अगर किसी का आ गया है तो वो साथ साथ जवाब दे देते हैं। ओके तो क्वेश्चन है पेरेंट्स का? अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैं क्लियर करूं। अच्छा, मैं विल लेट यू नो। तो प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला जी, मैं ख्याल है कि आप अपना अपने कमेंट्स या कुछ ऐड करना चाहें। और डॉक्टर शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शाजिया सुमरो बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी, डॉक्टर शुमाइला अस्सलाम आप बात। वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शुमाइला बोल रही हूँ।
जी जी, आप लोग दीजिए, जब तक कमेंट्स या कुछ भी ऐड करना चाहें तो दे दें। डॉक्टर शुमाइला, आपकी आवाज आ रही है, सॉरी। डॉक्टर मुमताज लाखानी, आप अपने कमेंट्स दे दें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टाइम जो है लोगों का हाँ भी हाँ, थोड़ा सा अस्सलाम यूज हो वालेकुम, जाए। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए वालेकुम डॉक्टर, हाँ सलाम। मैंने जो है ना एक्चुअली थोड़ा देर से ज्वाइन किया था। डॉक्टर अजरा आपका सुना, डॉक्टर आयशा का सुना, और मैं बार बार सुनती रहती हूँ, तो हर दफ़ा जो मुझे कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। एक तो आपने MGFM पता नहीं जो कहा, जो फैट ग्लोबुलर की मेम्ब्रेन, वो वाकई एक बहुत ही नई न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो पहले मैंने कभी नहीं पढ़ी है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह इतना अच्छा कवर कर दिया, आपने और आयशा ने, कि मेरे ख्याल में अब कोई कमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही है। But I think that message is the breast milk is the best milk, free milk, and it is made for the babies. So we all should work together to promote breastfeeding. Thank you. डॉक्टर अजरा, एक डॉक्टर अहमद ने सवाल किया था, मैं अभी पढ़ रही थी, क्योंकि ही इज अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, इंडस में होते हैं, माल न्यूट्रिशन के हवाले से। तो क्या वो क्वेश्चन मैं है? जरूर इसको, जी डॉक्टर अहमद आप हैं अभी यहाँ पे? हाँ, बहरहाल नजर उनका आ रहा है। चैट बॉक्स में मैंने उनका देखा था, तो हाँ, मैं क्या ये क्वेश्चन है? इन्होंने, हाँ आप देख लीजिएगा। खैर बहरहाल, जो उनका सवाल यही था कि क्योंकि वो ऑन्कोलॉजी के भी पेशेंट देखते हैं और वो मेल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स जो हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग का हो सकता है? अगर खुदा न खास्ता बच्चे में कोई ऐसा मसला हो, तो फिर कोई वजह नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी जाए। हाँ, मदर अगर एंटी कीमोथेरेपिटिक एजेंट पे है तो वो फिर एक मशवरे से दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले माँ का मिल्क जो है निकाल के स्टोर कर दिया जाए, और ये हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। दूसरी, अभी डॉक्टर अमतुल ने शायद कहा था ये कि मदर्स को आयरन सप्लीमेंट, एक चीज मैं और कहूंगी, मदर भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो जब आप उनको एडवाइस दे रहे हैं आयरन सप्लीमेंट और बाकी सप्लीमेंट, उनसे कहिए कि एक एक्स्ट्रा मील आपको खाना है, और कम से कम आपने अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मिल्क इंटेक बढ़े, तो आप खुद अपना मिल्क इंटेक बढ़ाइए, बेबी का मिल्क इंटेक होता है, तो कम से कम वो मेल न्यूट्रिशन जो मदर में है, वो प्रॉब्लम बहुत हद तक हम सॉल्व कर लेंगे। ये बस सिर्फ ये जी, मैं बताना एग्री एग्री, कैलोरीज भी बढ़ानी चाहिए और चाहती इनटेक। थी, इंटेक भी। और ये जो ऑल्सो परहेजी का तस्वुर है, वो आप ही लोग इसको दूर कर सकते हैं। हम तो अपने लेवल पे बहुत बोलते हैं, ये खाने से ये हो जाएगा, वो, ये टोटल मिथ है। और इस पे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर अजरा, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि खाली डाइट फैक्टर्स और परहेजी फैक्टर पे एक अलग से आप वेबिनार करा लीजिए, बहुत सारे हाँ, सवाल बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। हमने तो सिर्फ थोड़ा सा फोकस किया था स्पेशल चिल्ड्रन पे और न्यूरो डेवलपमेंट, क्योंकि ज्यादातर ये बिल्कुल नहीं है, पता होता। हाँ हमारा फोकस्ड है ये, लेकिन जी, ये कि बिल्कुल नेक्स्ट है। किसी टाइम पे हम ये करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर मोहसिना भी है, मैं डॉक्टर मोहसिना, आप कुछ कहना चाहेंगी? मोहसिना नजर तो आ रही है? हाँ, इनका माइक म्यूट हुआ हुआ है। डॉक्टर अजरा एंड डॉक्टर आयशा, एक और क्वेश्चन वी हैव कि जी। इसमें लिखा है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर है, अगर उनको वो ठंडा पानी पिए तो क्या बेबी को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है? ऐसा कुछ होता है? अगर ये मिथ है नहीं तो आप नहीं प्लीज नहीं, उसको हाँ, ऐसा ये कुछ देखिए, नहीं। ये जो मिसकॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ना सिर्फ ठंडे गर्म का, बल्कि जो आम ठंडा गर्म भी कहते हैं ना, कि चावल खा लिया तो बच्चे को निमोनिया हो जाएगा। मैं तो उसमें सिंपल मिसाल देती हूँ कि बांग्लादेश के लोग पूरे साल जो है चावल खाते हैं, तो उनको पूरे साल निमोनिया रहता है क्या? ऐसे तो कुछ नहीं है। तो अब कुछ ठंडा खानों जो के है साथ फ्रिज का बिल्कुल है ना, और गर्म वो है जो चूल्हे की चीज है, तो वो तो बिल्कुल नहीं देखनी है। हाँ, ये कि टच से अगर मदर खुद उसका हाथ ठंडा है तो बच्चे को सर्दी लग सकती है, जाहिर है ना। इस तरह से हमको जरूर देखना चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई भी खाने की चीज जो कुदरत ने पैदा की है, अब जैसे एक कंसेप्ट है, बिल्कुल। केला खा लेंगे तो सीना खराब हो जाएगा, दही खा लेंगे तो दही सर्दी में नहीं खाना चाहिए, आम की तासीर गर्म है, ऑरेंज की तासीर, तो फिर अगर ऑरेंज की तासीर ठंडी है तो ठंडे मौसम में क्यों हो रहा है? बिल्कुल, बिकॉज विटामिन सी की ये जरूरत है। मिसकॉन्सेप्ट है तो सारे। कुदरत क्या, जो कि कोई भी चीज जो है बगैर किसी लॉजिक, बगैर किसी रीजन के नहीं है। लेकिन ये हमारा और आपका ही काम है कि हम ये मिसकंसेप्शन को दूर करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि ब्रेस्ट एब्सेस हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट एब्सेस को इस तरह से देखें आप, कि जिस तरह से हमारी जमीन है उसके नीचे एक तरफ बॉर्डर की लाइनें भी होती हैं,
है ना, पानी की भी होती है, दूसरी तरफ गटर की भी लाइनें होती हैं। तो जो एब्सेस है ना, उसमें अगर जो है वो बिल्कुल निपल पे नहीं है कि वो बस उसके अंदर जाए, तो आप पिला सकती हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। और हमने खुद देखा है ये है, क्योंकि उसकी लाइन ही अलग है ना। मिल्क की जो है वो पूरा चैनल ही अलग है। अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है वो इतनी परफेक्ट बनाई है कि ये नहीं कि जरा सा अगर एब्सेस होगा तो आप दूध पिलाना छोड़ देंगी, तो ये नहीं है। इस तरह की जो है ना बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर करना बार बार ये प्रोग्राम, मेरा ख्याल ब्रेस्ट फीडिंग इतना मिल्क में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंटेमिनेशन नहीं होगा। अगर ब्रेस्ट सेप्सिस है तो मिल्क कंटेमिनेटेड नहीं होगा। ये और बात है कि माँ को थोड़ा सा दर्द होता है तो उस साइड का पहले इलाज करवा ले, लेकिन मिल्क निकालती रहे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो HIV में है ना, आयशा आप ये बता देंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें? HIV का भी वो है। हेपेटाइटिस बी एंड सी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी एंड सी के बिल्कुल वायरस नहीं है। अगर आप मिल्क भी चला भी गया है तो वो पेट में जाके डिस्ट्रॉय है। HIV में भी यही है कि ये मदर से हमें डिस्कस करना पड़ता है। अगर मदर टोटली नॉन अफोर्डिंग है, वो अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकती है, तो फिर ये रिस्क लिया जा सकता है कि अंडर और कवर उनको दे दे। प्रॉब्लम HIV से ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो जो ड्रग्स दिए जाते हैं HIV में, उसके एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी उसकी वजह से होता है। और अगर पॉसिबिलिटी है तो अगेन एज आई हैव सेड के डिस्कस करें जो भी HIV की ट्रीटमेंट इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर है कि कितने देर वेट किया जाए। उस अरसे में बच्चे का आप जो है मिल्क, मदर का एक्सप्रेस मिल्क मिल्क जमा कर लीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि 6 महीने भी आप फ्रीजर में डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। एंड वंस दैट इज, क्योंकि अव्वल तो ये कि HIV मदर यूजली प्रेगनेंसी उनकी डिले वैसी हो जाती है, और अगर बिलफर्स हो भी गया बेबी तो माँ का दूध एक्सप्रेस करके निकालते रहना चाहिए, इंकरेज करके, और वो बाद में कप एंड स्पून से दिया जाए। एंड यू नो वेरी वेल कि HIV इस तरह माँ के बच्चे को गोद में लेने से नहीं होता है, उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन या रूट ऑफ ट्रांसमिशन। मैटरनल टीबी भी एक मसला है, वो दोबारा से टीबी भी अब आती जा रही है ना, तो जी टीबी जी। वाली माएँ भी अगर एक्टिवली वो ना स्पुटम कर रही हो तो मास्क पहन के वो भी फीड कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बेबी को बिल्कुल। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दे दीजिए। आज यही सवाल या हमारे ना, साथ जो हाँ स्टूडेंट पूछ रहे थे, INH प्रोफाइलेक्सिस बेबी को हाँ दे इसमें दीजिए, आयरनेस का बिल्कुल रोल है बहरहाल। बिल्कुल आप देते नहीं। तो कोई ऐसी अम, बीमारी नहीं है कि जिसमें आप नहीं कर सकते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर शाजिया सुमरो हूँ और मैं NICH की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हमारे पास भी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं और वहाँ पर हम लोग भी कोशिश करके यही गाइड करते हैं कि मदर फीड को एक्सप्रेस करके भी वो दे सकते हैं उन बच्चों को जिनको स्वॉलोइंग का मसला हो, जिसमें सूडोबल्बर पाल्सी के इश्यूज होते हैं ना जिन बच्चों में। जी और इसके अलावा माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारे स्पीकर्स की आज प्रेजेंटेशंस थी और हमने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। और हमारा पीमा का जो प्रोग्राम है सोच का, वो भी इन्हीं चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। स्पेशली जो चाइल्ड हेल्थ है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत से सब वाकिफ़ हैं। और हमें रज़ात के उसूलों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर रज़ात के भी मसाइल आ जाते हैं। तो हमें ब्रेस्ट मिल्क की अहमियत के साथ साथ इन उसूलों को भी सबको समझाना चाहिए। और बाकी रहा कि फितरत के साथ अगर इंसान चलता है तो उसकी सारी चीज़ें सेट रहती हैं, क्योंकि फितरत में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए अनमोल चीज़ें रखी हैं। तो बहरहाल मतलब हम सब का यही मकसद है कि हम चीज़ों को सीख कर आगे अपने आवाम तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि हम सब इस पे अमल भी करेंगे, आवाम तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत Thank you हमारे साथ so इस वक्त much. जो है ना डॉक्टर फरजाना, जो हमारी बोर्ड पे है, डॉक्टर फरजाना सईद, वो मौजूद हैं। अगर वो कुछ अगर, क्योंकि उनकी भी बहुत ही जबरदस्त जो है प्रैक्टिस है, ये हमारे ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के बोर्ड पे भी हैं, लेकिन अभी वो अपनी अम्मी के पास है। उनकी अम्मी मेरा ख्याल बीमार है, पता नहीं कन्वीनियंट है अगर उनके लिए तो जरूर जो अपने राय का इजहार करें। जी फरजाना, डॉक्टर फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशंस, ग्रेट जॉब। मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। हमारे यहाँ वी सप्लीमेंट द बेबीज विद विटामिन डी ड्रॉप्स. अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन डी इन बेबीज इज नॉट दैट ग्रेट, सो हम बेबीज को भी सप्लीमेंट करते हैं विद विटामिन डी ड्रॉप्स इन एडिशन टू सप्लीमेंटेशन फॉर मदर्स. तो वो तो आप लोगों ने कवर कर दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीनेटल विटामिन्स मदर में भी कंटिन्यू करते हैं और बेबीज में भी हम विटामिन डी ड्रॉप्स सप्लीमेंट करते हैं, नंबर 1.
और नंबर 2 किसी ने चैट में पूछा था कि एपिलेप्सी में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था कि हाँ, हम सप्लीमेंट कर सकते हैं वो उसके अंदर। तो आई होप यू गाइस डोंट माइंड, मैंने चैट में उनको जवाब दे दिया था कि आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं एपिलेप्सी में भी। सॉरी, वो मैं No, बताना no. चाह रही थी कि हाँ, मैंने उनको ड्यूरिंग द टॉक Thank you so much. जवाब में दे जी दिया बस था, वो मदर बट फॉलिक एसिड दैट लेती वाज रहे डबल डोज में। थैंक यू डॉक्टर फरजाना कि आपने इतने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल लिया। आई एम सो नहीं, हैप्पी टू सी नो, यू। आई एम सो सॉरी। ये मेरे लिए सुबह 5 बजे थे सुबह के, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आई विल चाइम इन, बट इट वाज ग्रेट प्रेजेंटेशन। आई लव्ड हियरिंग बोथ ऑफ यू डॉक्टर्स, इट Thank you, वाज Farzana. फैंटास्टिक। It's nice seeing you after a long time. या अच्छा लगा आपको देख के yeah, it बहुत was दिनों great. बाद। Sorry, जी, I'm not all dressed up because it was 5 in the morning. doesn't matter, doesn't matter. असल में इस पूरे वेबिनार में हम सब स्पीकर भी हैं और हम सीख भी रहे हैं, तो वी ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर, तो एनीबडी इज वेलकम टू आंसर एनीबडीज क्वेश्चन। इसमें कोई नजरा मेरे साथ एग्री करेंगी जी। मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमतुल्ला जरीन से रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि ये कह रही इसको थी कंक्लूड करना। कि जी, सॉरी फिर हम जो पीमा जैसी एंटी ऑर्गेनाइजेशन एपिलेप्टिक्स, के साथ मिलके करेंगे, जो कि सारी कम्युनिटी में भी ये लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कम्युनिटी का फायदा होगा। सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा, आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर अजरा से। जी, जरा सवाल फिर से कर लीजिए, क्या कह रही हैं? मैंने जी कहा मेरा डॉक्टर सवाल अजरा कोई आपकी नहीं, आवाज नहीं मैंने कहा कि कंक्लूड कर लें प्रोफेसर डॉक्टर अमतुल्ला जरीन, क्योंकि वो पीमा की तरफ से हैं, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और उनके साथ काम करने में कम्युनिटी का बहुत फायदा है पीमा के साथ में। तो मैंने कहा आप कंक्लूड कर लें हमारे आज के सेशन को। जी। बस आप इधर लाहौर में तो मगरिब होने वाली है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये बात ऐड कर रही थी कि एंटी एपिलेप्टिक्स जो ले रहे होते हैं ना, तो मदर्स फॉलिक एसिड ज्यादा लेती रहें, उसकी ज़रूरत होती है ना, जैसे टेगामेट वगैरह, तो एंटीफोलेट ये ड्रग्स हो जाती हैं। बिल्कुल एपिलेप बहुत सारे, इवन मदर हार्ट डिजीज वाली भी फीड कर सकती है। मदर ने एग्जॉस्ट नहीं होना होता ना, हार्ट डिजीज वाले बच्चे भी हैं, उनका तो मसला है कि बच्चा ड्यूरिंग सकलिंग एग्जॉस्ट हो सकता है, इस तरह माँ भी एग्जॉस्ट हो सकती है। मदर को भी अगर हार्ट डिजीज है वो भी फीड कर सकती हैं शॉर्ट ऑफ एग्जॉस्शन, यानी रेस्ट ब्रेक्स के साथ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर महनाज का भी और डॉक्टर अजरा का भी। बहुत अच्छे तरीके से ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सिंड्रोमिक बेबीज इंक्लूडिंग डाउन सिंड्रोम, ये पालसी के बच्चे, इनके बारे में तो सोच लिया जाता है ना कि ये तो स्पेशल चिल्ड्रन हैं और इनके लिए मदर अलहदा और बच्चा अलहदा, जबकि इन्हीं को सबसे ज्यादा मदर मिल्क की जरूरत है, फॉर बॉन्डिंग भी, फॉर इम्यूनिटी भी, फॉर न्यूरो डेवलपमेंट भी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अजरा, वो खुद भी प्रोग्राम कर रही थी लेकिन मेरा भी मशवरा शामिल हो गया तो बहुत अच्छा रह गया। इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हर साल होने चाहिए, कोई ना कोई नई चीज लेके ना। और ये वीक तो खत्म हो गया लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई, तो हम इंशाल्लाह सेफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ हमारा जो प्रोजेक्ट है सोच, उसमें भी हम फर्स्ट 1000 डेज पे बहुत जोर देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पे भी देते हैं, अर्ली इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पे भी देते हैं। तो वी कैन वर्क टुगेदर एज एंड व्हेन नीडेड फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला खैर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब कंक्लूड करते हैं। सब मेरी तरफ से भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन, और अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे और उस इल्म के साथ हमको अमल की तौफीक भी दे। और मिल के काम करते हैं, टीम वर्क होता है तो एक स्ट्रेंथ आ जाती है हम सब में। तो ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला And फिर any मिलेंगे last word you किसी want अच्छे to say, वेबिनार में। Dr. Aisha? Well, all throughout it was a very engaging session, और जैसे अभी डॉक्टर अजरा भी कह रही थी कि हर उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये एक टू वे का तरीका है कि जो कम्युनिकेशन हमारी टू वे चलती है, कुछ हम सीख रहे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमें पता होता है तो वो हम शेयर कर लेते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी कोलैबोरेटिव वर्क्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के साथ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोपल ने बहुत सारे
वेबिनार्स वगैरह किए थे, लेकिन पीमा ने भी इस दफ़ा हमें ज्वाइन कर लिया, तो ये हमको अच्छा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हो, तो ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत अच्छी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजरा और आप जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस पूरे इसको ऑर्गेनाइज करने में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड यू मेड आवर वीकेंड का स्टार्ट बहुत अच्छा कर दिया आपको। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ साथ जो है Thank वो किरण का, जो हमारी सभी का मैनेजर हैं, जो प्राची चैप्टर की, किसी को कोई भी प्रोग्राम अगर अरेंज करवाना हो ऑटिज्म डे, तो किरण से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर सबिका जाफर से, वो मैनेजर प्राची चैप्टर हैं, और हमारे चारों प्रोविंसेस में कोई ना कोई है। उस्मा गिलानी भी अभी मौजूद होंगी, वो फ्रॉम बलूचिस्तान क्वेटा से हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत वेबिनार्स वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि ऑटिज्म इज अ बिग टॉपिक। और अब ऑटिज्म में असल में न्यू हॉरिजन्स, ये भी मैं स्टार्ट करूंगी ना, एन ऑटिज्म एम्बेसडर, हाउ टू बिकम एन ऑटिज्म एम्बेसडर। तो आप लोग फिर उससे हमसे टच में रहिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, everyone, and Jazakallah for joining. Special thanks to Professor Dr. Aisha Mainas and all the panelists, Dr. Shazia and Dr. Shumaila, and especially Dr. Amitullah Zareen. And last but not the least, thank you so much, Dr. Aisha, for giving your time, and everyone. Thank you so much, all the participants, for attending this webinar. If you have any question, आप जो जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, you can ask there, and अपने comments जरूर शेयर करिए. Thank you so much, everyone. Thank you and Assalamu alaikum.